बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में और फिर पोलर फॉर्म से रिवर्स कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या इसको z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा भी लिखा जाता है। आयोटा को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अब हम इस नंबर को पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या कार्टेशियन फॉर्म में या पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब ये किस फॉर्म में है? ये कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि क्योंकि इसमें ये 1 एक्स है और माइनस अंडर रूट 3 वाई है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में तो हमें आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी। हम जानते हैं कि आर क्या होता है। आर बराबर होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर। तो z में x प्लस वाई होता है, तो x 1 है, y माइनस अंडर रूट 3। तो r निकालने के लिए हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो जस्ट 3 रह जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 विच इज स्क्वायर रूट 4। और इसको हम लिख सकते हैं 2 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 होता है 2। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। अब दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए? थीटा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना होगा कि थीटा के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम। तो थीटा निकालने के लिए थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। अगर कार्टेशियन फॉर्म में नंबर गिवन हो तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थीटा के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब थीटा इक्वल टू जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स y की जगह माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ अलहदा लिख लेता हूँ मैं कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा थीटा। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर थीटा इक्वल टू डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही आएगा, इसलिए हम जस्ट माइनस स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसको एक दफ़ा हम लिखते हैं नेगेटिव साइन के बगैर, यानी हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर लेते हैं। तो थीटा होगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। इसमें फ़िलहाल हमने माइनस को नहीं लिखा, लेकिन ये माइनस हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, इसको जब हम देखेंगे डायग्राम से तो हमें समझ आ जाएगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 क्या होता है? कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू। अदरवाइज अगर आपको tan का टेबल याद है तो डायरेक्टली भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 होता है पाई बाय 3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 विच इज़ पाई बाय 3। और पाई बाय 3 हम जानते हैं कि पाई बाय 3 60 के बराबर होता है। पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल जो है वो रेडियन में हम लिखते हैं, इसलिए इसको पाई बाय 3 में ही लिखेंगे। तो अब ये आ गया पाई बाय 3। अब जो दूसरी बात है नेगेटिव साइन की, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को ओमिट किया था, तो ये तो थीटा तब आएगा, ये वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास अंडर रूट 3 हो। जब माइनस अंडर रूट 3 हो tan इनवर्स में, तब क्या होगा? इस थीटा को, ओरिजिनल थीटा जो हमें चाहिए वो निकालने के लिए हम 2 पाई में से इसको माइनस कर देंगे। 2 बाई माइनस पाई बाय 3। अब एलसीएम लें इसका, तो एलसीएम 3 आएगा, 3 2 ज़ार 6 पाई
माइनस पाई विच इज़ 5 पाई/3। ये एक्चुअल थीटा है जो हमें इस क्वेश्चन के लिए निकालना है जब x1 और y -√3 हो। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, थीटा भी और r की वैल्यू विच इज़ 2। तो अब जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म वाले क्वेश्चन को, तो वो होगा थीटा इक्वल टू, इसको एक बार लिख लेते हैं, r z इक्वल टू, थीटा नहीं बल्कि पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो z होगा r विच इज़ 2 ब्रैकेट में कोस थीटा विच इज़ 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। ये आ गया हमारे पास z। जब पोलर फॉर्म में था तो कार्टेशियन फॉर्म में था तो z था 1 -√3 आयोटा, और पोलर फॉर्म में होगा तो ये फॉर्म होगी। इस तरह हमने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं, इस पॉइंट को ड्रा करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो यहाँ हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स साइड है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो नंबर था हमारे पास x प्लस वाई होटा x इक्वल टू 1 और y -√3। तो x एक्सिस पे हम कहते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है, सपोज कर लेते हैं ये 1 है, ये 1 के बराबर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और y नेगेटिव है, तो ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो √3 होता है 1.73। तो 1.73 का मतलब 1 से हमें ज़्यादा लेना है और 2 से लेस, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा -√3। अब इन दोनों से कौन सा पॉइंट बनता है, ये दोनों लाइनें इस तरह जब आएंगी तो ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे 1 - √3 आयोटा। ये वाला पॉइंट है असल में जिस कार्टेशियन फॉर्म में जो है, और इसे हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो सिंपल आपने x पर भी वैल्यू ले लेनी है, y पर भी, और आप पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या होगा, पोलर फॉर्म में यहाँ पर 2 है और थीटा है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, यानी कि रेडियस r, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे r। और थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस से, यहाँ से एंगल स्टार्ट करें और इस लाइन तक, इसको हम कहेंगे थीटा विच इज़ यहाँ पर है 5 पाई/3। तो थीटा आया है 5 पाई/3 और r की वैल्यू है 2। r को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, r इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें थीटा और r पता हो तब भी हम इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से 2 डिस्टेंस का आपने एक सर्कल सोचना है, और उस सर्कल को फिर पॉइंट कौन सा होगा, सर्कल के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 5 पाई/3 एंगल। तो जब इधर तक पहुंच जाएंगे और सर्कल के ऊपर वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो रेडियस 2 पर होगा और एंगल 5 पाई/3 पर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को ड्रा करने के लिए या हमें r और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए या x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म से रिवर्स कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास है पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। z वही पोलर फॉर्म में नंबर है, 2 cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे जो कि है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा। तो इसके लिए दो फार्मूले यूज़ करते हैं हम, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दो फार्मूले हैं। यहाँ पर देखें, r और थीटा की वैल्यू पुट करने से हम x भी निकाल सकते हैं और r और थीटा की वैल्यू पुट करने से y भी। तो x इक्वल टू r की जगह पुट करेंगे 2, क्योंकि ये रेडियस r2 है, कोस और थीटा की जगह 5 पाई/3। x इक्वल टू 2, कैलकुलेटर से अगर आप कोस 5 पाई/3 निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/2 के बराबर। अब 1/2 के बराबर है तो यहाँ आप कटिंग कर सकते हैं s2 की s2 के साथ, तो
रह जाएगा सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर x के लिए। और y क्योंकि y को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, y क्योंकि बराबर है r sin थीटा के, तो y बराबर होगा r की जगह 2 और sin थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 5π/3। तो y इज इक्वल टू 2 sin 5π/3 होता है -√3/2। ये आप कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो y इक्वल टू -√3 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू -√3। तो सिंपली क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होता है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट करने से हम कार्टेशियन फॉर्म में गिवन पोलर फॉर्म को लिख लेंगे। 1 माइनस ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -√3 आयोटा। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। जो नंबर हमें पोलर फॉर्म में गिवन था वो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको दोनों फॉर्म समझ आ गई होंगी, पोलर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है और जनरल आर्गूमेंट या सिंपल आर्गूमेंट क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो चलें देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो हेडिंग है हमारे पास आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो बेसिकली आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट ARG ऑफ Z बराबर होता है थीटा के। थीटा की वैल्यू को ही हम आर्गूमेंट कहते हैं। और ये आर्गूमेंट, इसको जब ए स्मॉल होगा तो जनरल आर्गूमेंट कहते हैं या सिंपल आर्गूमेंट, और अगर ये इस तरह हो ARG कैपिटल, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आर्गूमेंट की वैल्यू -π इज लेस देन कैपिटल ARG ऑफ Z विच इज लेस देन इक्वल टू पाई हो, यानी कि अगर पाई थीटा की वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थीटा बिलोंग टू -π और पाई, अगर थीटा इस इंटरवल के अंदर ही बिलोंग करे तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, कैपिटल ARG प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और अगर थीटा की वैल्यू इससे बाहर हो, यानी 2π 3π, इस पाई से इस तरफ बड़ी हो या इस तरफ -π से स्मॉल वैल्यू हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये जनरल आर्गूमेंट है। जिस तरह के अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें थीटा की वैल्यू थी 5π/3। अब ये 5π/3 पाई से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये क्या है? जनरल आर्गूमेंट है ARG ऑफ Z। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्लान देखें तो यहाँ पर r की वैल्यू तो ये 2 है, ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस, एंगल क्या है? 5π/3, तो ये एंगल पाई से बड़ा है, ये जनरल आर्गूमेंट है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हो, यानी कि कोई पॉइंट हो या फर्स्ट में हो या सेकंड में, जैसा कि अगर ये पॉइंट है ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी ओरिजिन से ये डिस्टेंस r आ जाएगी, और थीटा अगर हम यहाँ से लें, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक, तो ये पाई से लेस वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? प्रिंसिपल आर्गूमेंट। लेकिन अब अगर ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से आगे आ जाए, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट से आगे आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस केस में अगर हम इस डायरेक्शन से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो पाई से बड़ा आएगा, तो वो जनरल आर्गूमेंट हो जाएगा। जिस तरह की ये 5π/3 है, इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है और हमने एंटी क्लॉकवाइज उसको कैलकुलेट किया है। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम इस तरफ से क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें एंगल, तो ये होगा π/3, और π/3 लेस देन पाई है। और क्योंकि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव कहेंगे, इसको -π/3 कहेंगे। तो इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम दो तरह से पहुंच सकते हैं। r तो यही होगा, थीटा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 5π/3 होगा, और अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो -π/3 होगा। और ये देखें, ये जो -π/3 है ये लेस देन, ये इस इंटरवल के बीच में है,
माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इसलिए से हम कहेंगे ये वाला एंगल जो है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है कैपिटल ए आर जी ऑफ जेड, और ये जो एंगल है 5 पाई/3 ये जनरल आर्गूमेंट है। दिस इज जनरल आर्गूमेंट, और थीटा इक्वल टू -पाई/3 is principal argument denoted by capital ARG of Z। तो कोई भी पॉइंट हो उसको हम जनरल आर्गूमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी। अब हर नंबर के लिए, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ एक ही प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, लेकिन जनरल आर्गूमेंट इनफिनाइट हो सकते हैं, क्योंकि इसी 5 पाई/3 के अंदर आप 2 पाई ऐड करते जाएं तो हर 2 पाई के बाद नया जनरल आर्गूमेंट आता रहेगा। तो जनरल आर्गूमेंट इनफिनाइट हो सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हर पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही होगा, यूनिक प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। तो इसीलिए थीटा की दो वैल्यूज होने की वजह से हम इसी पॉइंट को, ये जो z इक्वल टू 2 cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5/3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू 2 cos 5 पाई/3 की जगह हम लिखते हैं -पाई/3, क्योंकि ये भी तो आर्गूमेंट है, ये भी तो थीटा की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। तो -5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3 की जगह -पाई/3। तो ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है पोलर फॉर्म, और ये भी, ये होगी प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिहाज से और ये जनरल आर्गूमेंट के लिहाज से। तो उम्मीद है इस प्लान से आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट में फ़र्क पता चल गया होगा। तो सिंपली क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू -पाई और पाई के बीच में होगी, और जनरल आर्गूमेंट की वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है, 2 पाई से भी बड़ी हो सकती है और -पाई से लेस भी हो सकती है, जैसे कि -3 पाई, -4 पाई। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, और किसी नंबर को हम कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने आर्गूमेंट के बारे में पढ़ा है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट और सिंपल आर्गूमेंट में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें।